नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन वन लाइनर करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से जरूर देखना। आप लोग चैनल पर नए आओ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्याकरण में दो वर्णों या ध्वनियों को परस्पर मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, संधि के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वसंधि, व्यंजन संधि और विषयक संधि। असंधि के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को कौन सी संधि कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वसंधि के कुल कितने भेद माने गए हैं? स्वसंधि के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्या प्लस आलय के मेल से कौन सा शब्द बनता है? इसके मेल से विद्यालय शब्द बनता है। अगला प्रश्न है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। यह गुण संधि है। अगला प्रश्न है, सदा प्लस इव के संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? यह सदैव शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है, सु प्लस आगत के मेल से क्या बनता है? इससे स्वागत बनता है। अगला प्रश्न है, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद नय प्लस अन होगा। आगे देखते हैं। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका होगा जगत प्लस ईश। यह जगदीश का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, सत प्लस जन के मिलने से कौन सा शब्द निर्मित होता है? यह सज्जन निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, विषय के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? उसे विषयक संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद है निह प्लस कपट। आगे देखते हैं। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है? इसका होगा मनः धन रथ। अगला प्रश्न है, दु धन प्लस जन की संधि से कौन सा शब्द बनता है? इसका शब्द है दुर्जन बनेगा। अगला प्रश्न है, निह प्लस आशा का संधि रूप क्या होगा? इसका सही है निराशा। अगला प्रश्न है, नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निह प्लस रच। यह नीरस शब्द का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, सम प्लस कल्प मिलकर क्या बनते हैं? यह संकल्प बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हम अपने भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर जिस साधन द्वारा प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो भाषा हम सबसे पहले अपने घर परिवार में सीखते हैं वह क्या कहलाती है? वह मातृभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत की राजभाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन विशेष अक्षर चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा को ठीक ठीक बोलने, लिखने, पढ़ने का ज्ञान कौन सा शास्त्र कराता है? यह व्याकरण कराता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, असमिया भाषा की लिपि क्या है? असमिया भाषा की लिपि
असमिया ही है। अगला प्रश्न है, व्याकरण के अनुसार शब्द के मुख्य दो प्रकार कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। यह व्याकरण के अनुसार शब्द के मुख्य दो प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, विकारी शब्दों को किन चार भागों में बांटा गया है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चार भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लुप्त स्वर का प्रयोग प्रायः किस काम में होता है? इसका प्रयोग प्रायः पुकारने में होता है, जैसे ओम। अंग और आहा को व्याकरण में क्या कहा जाता है? इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण किस अंग से होता है? अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का उच्चारण किन अंगों से होता है? इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण लगभग किस व्यंजन के समान होता है? विसर्ग का उच्चारण लगभग हा के समान होता है। आगे देखते हैं। डा और ढा को हिंदी वर्णमाला में कौन से व्यंजन कहा जाता है? इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मूल स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 मूल स्वर हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगला प्रश्न है, छ, त्र और ज्ञ और ऋषि किस प्रकार के व्यंजन हैं? यह चारों संयुक्त व्यंजन हैं। यह चारों संयुक्त व्यंजन हैं। अगला है, बड़ा आ, आय, औ को किस प्रकार का स्वर कहा जाता है? इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में कौन सा नया विदेशी स्वर आया है? अय स्वर आया है। अगला प्रश्न है, देवनागरी में अनुस्वार को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? इसे बिंदु चिन्ह से दर्शाया जाता है अनुस्वार को। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में विसर्ग का चिन्ह क्या है? विसर्ग का चिन्ह यह 2 डॉट होते हैं। अगला प्रश्न है, चावायक यानी कि चा, छा, जा, झा अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है तालव्य। अगला प्रश्न है, दधी का तद्भव रूप क्या होगा? दधी का तद्भव रूप दही है। आगे देखते हैं। संस्कृत के शब्द पर्वत का तद्भव रूप क्या होगा? पर्वत का तद्भव रूप पहाड़ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हस्त का तद्भव शब्द क्या होता है? हस्त का तद्भव शब्द हाथ है। अगला प्रश्न है, रात्रि का तद्भव रूप क्या होगा? रात्रि का तद्भव रात होता है। अगला प्रश्न है, क्षीर का तद्भव रूप क्या होगा? क्षीर का तद्भव रूप खीर होगा। अगला प्रश्न है, भागनी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? भागनी शब्द का तद्भव बहन होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कमरा, गमला, आलू और काजू किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं? यह पुर्तगाली भाषा से आए हैं। अगला प्रश्न है, तूफान, लीची, चाय और पटाखा किस भाषा के शब्द हैं? यह चीनी भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, रिक्शा शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? रिक्शा शब्द जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन और एटम किस विदेशी भाषा के लिए गए हैं? किस विदेशी भाषा से लिए गए हैं? यह यूनानी भाषा से के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा, थकावट और बचपन किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं? यह सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है,
जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सभा, कक्षा, सेना, भीड़ आदि शब्द किस संज्ञा को दर्शाते हैं? यह समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा को दर्शाते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? शिशु से शैशव भाववाचक संज्ञा बनती है। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द से क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी? इससे सज्जनता बनेगी। आगे देखते हैं। अगला है, स्त्री शब्द से कौन सी भाववाचक संज्ञा निर्मित होती है? स्त्री से स्त्रीत्व यह भाववाचक संज्ञा निर्मित होगी। अगला है, बुरा विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? यह बुराई बनेगी। अगला प्रश्न है, मीठा विशेषण से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? इससे मिठास भाववाचक संज्ञा बनेगी। अगला प्रश्न है, दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार सदैव किस लिंग में होते हैं? यह सदैव पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम जैसे जनवरी, मार्च प्राय किस लिंग में होते हैं? यह सदैव पुल्लिंग होते हैं। आगे देखते हैं। तिथियों के नाम तिथिया, पूर्णिमा किस लिंग के अंतर्गत आते हैं? यह सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका स्त्रीलिंग रूप बालिका है। अगला प्रश्न है, गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका गायिका होगा। अगला प्रश्न है, छात्र शब्द का स्त्रीलिंग छात्रा होगा। अगला प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप विदुषी होगा। आगे देखते हैं। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? यह सम्राज्ञी होगा। नेता का नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप नेत्री होगा। अगला प्रश्न है, कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यह कवित्री होगा। अगला प्रश्न है, आंसू, प्राण, दर्शन आदि शब्द सदैव किस वचन में प्रयोग किए जाते हैं? यह सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न है, बड़प्पन या आदर प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है बड़प्पन और आदर प्रकट करने के लिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? हस्ताक्षर का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न है, कवि शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? यह कवि वृंद होगा बहुवचन कवि शब्द का। अगला प्रश्न है, मजदूर शब्द का बहुवचन रूप क्या बनेगा? यह मजदूर जन यह मजदूर शब्द का बहुवचन बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यह पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। अगला प्रश्न है, वक्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मैं, हम क्या कहलाते हैं? यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तू और तुम किस पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं? यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। अगला प्रश्न है, वह, वे, इन्हें आदि शब्द किस पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं? यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, कोई और कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है? यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कौन और क्या का प्रयोग किस सर्वनाम के रूप में होता है? इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, यह और वह शब्द किस वस्तु की निश्चितता का बोध कराएं तो कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जो, सो, जैसा, वैसा आदि शब्द किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? यह संबंधवाचक सर्वनाम के हैं। अगला प्रश्न है, कर्ता जब स्वयं के लिए
स्वयं के लिए, अपने आप, खुद या स्वयं का प्रयोग करता है तो वह कौन सा सर्वनाम होता है? वह निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द सैव और नाम के योग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो नाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, समास रचना में दोनों पदों के मिलने से जो नया और संक्षिप्त शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे समस्त पद कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ में कौन सा तत्पुरुष समास है? इसमें कायम तत्पुरुष यानी कि द्वितीय समास है। अगला प्रश्न है, शस्त्रहत यानी शस्त्र से मारा हुआ में तत्पुरुष कौन सा वेद है? इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, वृक्ष पतित यानी वृक्ष से गिरा हुआ में कौन सा समास है? इसमें अपादन तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध हो जैसे चंद्रमुख उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और अर्थ समूह में आए उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। आगे देखते हैं। त्रिलोक और सप्तपायण किस समास के उदाहरण हैं? यह द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला है, जिस समास में दोनों पदों का अधिकार समान हो और विग्रह करने पर और लगे उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुख दुख दिन रात में कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद गौण हो और वे किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करें वह कौन सा समास है? वह बहुव्रीहि समास है, जैसे नीलकंठ। अगला प्रश्न है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और प्रधान हो जैसे यथाशक्ति उसे क्या कहते हैं? उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।